हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे सब लोग। इससे पहले वाले चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अब तक मैंने आप लोगों का इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पूरी करा दी, यानी सॉल्यूशन इलेक्ट्रो और केमिकल। तो फिलहाल हम इसके बाद अब इनऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे और इनऑर्गेनिक के आप लोगों के केवल दो चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, यानी डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है। और इसको करने के बाद हम आगे चलेंगे। वैसे ध्यान देना, ये जो इनऑर्गेनिक के दो चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रटे रटाए क्वेश्चंस आते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन करने के बाद आपका इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि भाई इतने क्वेश्चन कर लो और एग्जाम में इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो ध्यान रखना, बहुत केयरफुल होके और चीज़ों को समझते हुए आप ये चैप्टर करना। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता है इन केस, तो मुझे बताते हुए चलना, क्योंकि मैं पूरा ध्यान रखूंगा हर एक टर्म्स का कि जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ चलो। ठीक है। तो आज वाली क्लास में तो जितना पॉसिबल है उसमें ये है कि मैं आपके सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह समझा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताऊं जिनका क्या इंपॉर्टेंस है नेचर में, और साथ साथ आपकी कुछ ट्रेंडिंग प्रॉपर्टीज वगैरह की, लाइक एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या वगैरह कैसे बदलती है पीरियड में और कैसे ग्रुप में, इन्हीं चीज़ों की बात करनी है। ठीक है। तो ध्यान देना, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो आप लोगों को देख के ध्यान से समझ आएगा कुछ चीजें, और वो क्या है ध्यान देना क्या है। आपका ये पहला है 3D सीरीज, ये आपका है 4D सीरीज, ये आपका है 5D सीरीज और ये है आपका क्या 6D सीरीज। यानी कहने का मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल है आपकी उसमें टोटल 7 पीरियड है। उन टोटल 7 पीरियड में पहले 3 पीरियड में एक भी डी एलिमेंट नहीं होता। आपका सीधे फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है और फोर्थ पीरियड में आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 3D आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका 3D है, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D सीरीज है। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी कहने का मतलब है यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फिलहाल इनकी बात करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या क्या है। डी ब्लॉक तत्वों के अगर परिचय की बात करें तो आवर्त सारणी 3 से 12 तक। आवर्त सारणी में आपके आवर्त कहां से, यानी ग्रुप कहां से, 3 से 12 तक आपका जो है वो क्या है, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसका जो सामान्य विन्यास होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस आवर्त का है, किस सारणी का है, यानी किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। अगर ये आपको बताना हो तो आप बहुत सिंपल सी बातें कुछ ध्यान रखोगे, मैं वो आपको थोड़ा समझा देता हूं। अब यहाँ कैसे पता करोगे, तो कुछ चीजें ध्यान देना भाई। क्या पता करोगे, देखो बच्चों, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट होता है, अगर क्या हो बच्चों, एस ब्लॉक के तत्व हो आपके, एस ब्लॉक के अगर तत्व हो और आपको क्या बताना हो, आवर्त और सारणी बतानी हो, यानी ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताना हो, तो बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखी जाती है। क्या ध्यान रखोगे, सामान्य कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एस ब्लॉक तत्वों का होता है वो होता है 1 NS, 1 से क्या 2 होता है। 1 से क्या होता है बच्चों, 2 होता है। 1 से 2 होता है, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो और उसका बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस आपके ऑर्बिटल में एंटर करता है, जिस आपके उपकोष में इंटर करता है, वही उसी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे सोडियम की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या, 1s2, 2s2 और यहाँ 2p6, 10 हो गए। इसके बाद आएगा आपका क्या 3s1।
अब बच्चों यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके कौन से उपकोष में गया है? एस उपकोष में गया है। जब एस उपकोष में गया है इसका मतलब है कि ये एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। अब एस ब्लॉक का तत्व होने के बाद अब ये देखा जाता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। जो एस उपकोष है उसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से यहाँ पे जो इसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। क्या होगा बच्चों? ग्रुप नंबर या आवर्त नंबर की बात करेंगे, आवर्त संख्या की बात करेंगे, वो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ किसी ने आपसे कह दिया पीरियड नंबर यानी सारणी क्या होगी, तो बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? वो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखते हो। क्या देखते हो? पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर देखो, 1 2 2 है, ये 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि कोई भी अगर एस ब्लॉक का तत्व होगा कैसे पता चलेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में जाएगा तो समझ जाना कि वो एस ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद एस का जो लास्ट होगा यानी उसमें देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन है, वही ग्रुप नंबर बता देगा। एक है तो एक होगा, दो होगा तो दूसरा ग्रुप होगा। इसके साथ साथ आप देख लेना उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं यहाँ पे कि पी ब्लॉक के तत्व होंगे तो कैसे पता करोगे। पी ब्लॉक के तत्व अगर बच्चों होंगे, पी ब्लॉक के तत्व के लिए आप आवर्त और पीरियड कैसे देखोगे यानी सारणी कैसे देखोगे। तो यहाँ पे सामान्य कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या होती है? NS2 होती है और NP1 से कहाँ तक होती है? 6 तक होती है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी एलिमेंट ले लेता हूं, जैसे अगर मैं बच्चों यहाँ पे फास्फोरस 15 ले लूं। फास्फोरस का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, जो परमाणु संख्या जो होती है वो क्या होती है आपकी? 15 होती है। और अगर 15 होती है तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो जाएगा आपका? 3p3। यानी ये हो गया क्या आपका? 15 हो गया। अच्छा बच्चों ये बताओ मुझे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है पी उपकोष में। इस वजह से ये क्या है? पी ब्लॉक का तत्व है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है बच्चों? तो 3 है। जो उपकोष के सामने नंबर लिखा होता है वही आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है और वही आपका पीरियड नंबर बताती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट 3 है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या? आवर्त की यानी ग्रुप की। ग्रुप की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करते हैं? एस और पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? एस और पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। अब आप लास्ट में देखोगे तो एस और पी क्या है? ये जो एन है ना वो हाईएस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, 3 है ना यहाँ, तो 3s और 3p का जोड़ लेंगे। 3s और 3p में इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर जो हो जाएगा आपका वो 2 + 3 यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 5वें ग्रुप का तत्व है और तीसरे पीरियड का। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? क्या क्लियर है? निकाल लोगे अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको मिल गए या पी ब्लॉक के एलिमेंट मिल गए तो? अगर ये बात कर लोगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा डी ब्लॉक बता देता हूं। देखो डी ब्लॉक के अगर तत्वों की बात करोगे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों की बात करोगे अगर आप, तो इसकी जो जनरल यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपका n-1 और यहाँ d और यहाँ 1 से लेके कहाँ तक? 10 तक होता है। और यहाँ क्या होता है बच्चों? और क्या होता है? और होता है ns 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक। समझ गए? तो ये क्या होगा आपका? जनरल यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसका? डी ब्लॉक का। अब कोई एलिमेंट ले लेते हैं, कोई एलिमेंट जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों ले लिया क्या? यहाँ पे ले लिया सपोज करो आयरन। आयरन होता है बच्चों 26। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, 26 होता है बच्चों। अब हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। तो आप अब यहाँ पे देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी उपकोष में गया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जब डी उपकोष में गया है, इसका मतलब है कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। दूसरी बात बच्चों यहाँ पे क्या कंफर्म करनी है, हाईएस्ट नंबर कितना है। आप देख रहे हो पूरे में हाईएस्ट नंबर कितना है बच्चों, 4 है। यानी ये जो 4 है ये आपका क्या हो गया, पीरियड नंबर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, सारणी यानी पीरियड नंबर हो गया, 4 हो गया। अब बच्चों आवर्त कैसे पता चलेगा, यानी ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, आवर्त। तो ग्रुप नंबर की बात करें यहाँ पे बच्चों, तो आप ध्यान से देखना, ग्रुप नंबर के लिए पहले n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई है। अब n की वैल्यू 4 हो गई तो n में से 4 एक कम कर दो, 4 में से एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ 4, तो यानी 3d और 4s का इलेक्ट्रॉन देखना है। किसका किसका, 3d और 4s का। 3d बच्चों ये है आपका, यही है ना 3d, और ये 4s है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और d में कितने हैं, 6 है। वैसे तो आपको केवल यहाँ पे आप ऐड कर देना, क्या करोगे ऐड करने पे, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 कह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ऐड करने पे आपका 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आवर्त नंबर या ग्रुप नंबर हो जाएगा। एक बात आप ध्यान देना यहाँ पे, ये जो हमने निकाला है 3 और 2 5 करके, इसमें बच्चों 10 और जोड़ लेना। क्या कर लेना, 10 और जोड़ लेना, ये हो जाएगा 15। क्यों बच्चों, क्योंकि बीच में आपने देखा कि P और S ब्लॉक के बीच में आपका D ब्लॉक आता है, और D ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप होते हैं। वही 10 ग्रुप इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तब वो जाके सही ग्रुप नंबर बताता है। तो P ब्लॉक में इतनी बात ध्यान रखना, ये मैंने छोड़ दिया, मिस हो गया ये। तो ये कितना होगा, 15 होगा। अच्छा यहाँ पे केवल S और D के क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं, और यही हमें क्या बता देता है, ग्रुप नंबर बता देता है। चलो आप लोग एक करके मुझे बता दो, फिर आगे चलते हैं। आप बता दो कोबाल्ट 27 का बता दो बच्चों, और आप यहाँ पे बता दो वैनेडियम। आप यहाँ बता दो किसका बच्चों, वैनेडियम किसका बता दो, 23 का बता दो। ठीक है, इनका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता दो, जल्दी से मैसेज करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, बहुत सही। कोबाल्ट आपका कितना आ गया बच्चों, ग्रुप नंबर 9 आ गया। ठीक है, ग्रुप नंबर 9 आ गया कोबाल्ट का। और वैनेडियम का कितना आया,
वेनेडियम का 5 आ गया। ठीक है, वेनेडियम का 5 आ गया। तो आप ध्यान देना, अब चलते हैं आगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक तत्व की बात अगर यहाँ पे होगी, ध्यान रहे, एफ ब्लॉक के तत्व की बात होगी यहाँ पे, तो एफ ब्लॉक के तत्व में आपको पता है कि जो सामान्य कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-2 और f, और ये 1 से लेके कहाँ तक होगा, 14 तक, और यहाँ पे n-1 d 0 से 1 होगा, और यहाँ ns2। ये बच्चों क्या होती है, इसकी सामान्य कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये क्या होती है, सामान्य कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई पीरियड नंबर कैसे पता चलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ उपकोष में जाएगा तो समझ जाना कि एफ ब्लॉक का तत्व है। इसके साथ और क्या देखोगे, इसके साथ बच्चों और एक बात देखोगे, और वो ये कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर देना, जो सबसे बड़ा आपका क्या होगा, जो सबसे बड़ा इसमें आपका नंबर होगा, मुख्य क्वांटम नंबर, वही आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। और इसमें ग्रुप नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ उपकोष में गया है तो समझ जाना एफ ब्लॉक का ये क्या है, तत्व है। लेकिन ग्रुप नंबर के लिए हमेशा 3 याद रखना, ग्रुप नंबर के लिए हमेशा क्या याद रखोगे, 3 याद रखोगे कि भाई इसका ग्रुप नंबर ऑलवेज क्या होता है, 3 होता है बच्चों, क्योंकि ये डी ब्लॉक में से ही निकाल के रखा गया है। और कहां से निकाल के रखा गया है, ग्रुप नंबर 3 से, यानी आवर्त 3 से सारे तत्वों को निकाल के एफ ब्लॉक के बाहर रखा गया है, इसलिए इन सब का ग्रुप नंबर या आवर्त नंबर क्या रहता है, 3 रहता है। ये बात ठीक है, अब ध्यान देना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इतनी बातें अगर हमने सीख ली तो अब यहाँ पे आप फटाफट कुछ चीजों को देख लो, क्या क्या है। कह रहा सापेक्ष स्थिति, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक विद्युत धनात्मक, यानी कहने का मतलब यह है कि आप इन्हें संक्रमण तत्व बोल सकते हो। संक्रमण यानी ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा धनात्मक और एक बहुत ज्यादा ऋणात्मक, दो तरह के तत्वों के बीच में रहता है ये। ठीक है, संक्रमण तत्व नाम ही क्यों रखा गया, तो आपको पता है इनके गुण धात्विक एस ब्लॉक तत्वों से कम धात्विक पी ब्लॉक तत्वों के संक्रमण की ओर संक्रमण करते हैं। मूल रूप से उन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है जिनका n-1 डी उपकोष तो उनकी मूल अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरा होता है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम संक्रमण उन सारे तत्वों को बोलेंगे जिनका डी उपकोष, जिनका क्या बच्चों, डी उपकोष आंशिक भरा होगा, पूरा नहीं भरा होगा, क्या होगा, आंशिक भरा होगा, यानी कहीं ना कहीं एक दो इलेक्ट्रॉन की जगह उसमें जरूर रहेगी डी में, D10 नहीं होगा, क्या नहीं होगा, D10 या D0 नहीं होगा, तो फिर वो आपका तत्व कैसा होगा, संक्रमण तत्व होगा। अब ये बात जो की गई है बच्चों, ये किसी अवस्था में, मतलब उसकी ओरिजिनल जो अवस्था है, जो सामान्य अवस्था है उसमें भी, और अगर उसकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था हो, किसी में भी हो, तो हम उसे क्या करेंगे भाई, संक्रमण तत्व मानेंगे। अगर पूरा भरा या पूरा खाली हुआ तो हम संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे। अब जैसे कैसे यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, ध्यान देते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं यहाँ पे आपकी मुद्रा धातुएं हैं, कुछ धातुएं क्या है बच्चों, यहाँ पे मुद्रा धातुएं हैं। मुद्रा धातुएं में क्या है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड, ये आप लोग जानते हो कि इनसे मुद्राएं बनाई जाती हैं। ठीक है, करेंसी। मूल अवस्था में इनके ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे होते हैं। मूल अवस्था की अगर हम बात करें बच्चों, तो मूल अवस्था में तो 3D10 होता है, 4D10 होता है और 5D10 होता है। इसका मतलब मूल अवस्था में तो ये पूरी तरह से भरा होता है। आयन इनके सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था आयनों में आंशिक रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं। अगर सामान्य अवस्था की बात करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके पास क्या है, आंशिक भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं। कैसे, कॉपर 2+ में 3D9 होता है, और सिल्वर 2+ में ये 4D9 होता है, और गोल्ड 3+ में ये 5D8 होता है। इसका मतलब ये है कि ये तत्व कुछ कुछ कंपाउंड में क्या करते हैं, अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाए जाते हैं, और उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके पास आंशिक डी भरे ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं,
इन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं संक्रमण तत्व, नहीं तो हम इन्हें संक्रमण तत्व में शामिल करते ही नहीं। इतनी बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो संक्रमण तत्व केवल वही जिनके पास आंशिक भरे डी ऑर्बिटल्स होंगे, समझ रहे हो ना, पूरा नहीं भरना चाहिए। समूह 12 के तत्व, समूह 12 के तत्वों को हम संक्रमण तत्व नहीं बोलते। समूह 12 के जितने भी तत्व हैं बच्चों, इनको हम क्या नहीं बोलते, संक्रमण तत्व नहीं बोलते। इनकी जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बच्चों, जिंक का करोगे तो ये हो जाएगा 3d10 4s2 आएगा, लेकिन जिंक 2+ की बात करोगे तो यहाँ पे 3d10 ही रहेगा। कैडमियम और मरकरी के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पूरा डी भरा हुआ मिलेगा, और जब डी भरा हुआ मिलेगा बच्चों तो हम इन्हें संक्रमण तत्व में शामिल नहीं करेंगे। डी ब्लॉक में इन्हें शामिल किया जाता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। इतनी बात समझ आ गई होगी। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों नहीं बोलते, तो कह देना कि इनका जो डी ऑर्बिटल है, डी उपकोष है, वो पूरा भरा हुआ है। डी उपकोष आपका क्या है, पूरा भरा हुआ है, इस वजह से हम इन्हें क्या नहीं कंसीडर कर सकते, संक्रमण तत्वों में शामिल नहीं कर सकते। उन्हीं को करेंगे जो सामान्य अवस्था में अपनी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक डी वाले ऑर्बिटल्स रखते होंगे, आंशिक भरा हुआ डी उपकोष होगा, उन्हीं को संक्रमण में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डी ब्लॉक तत्वों की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों। कह रहा लोहा, निर्माण व विनिर्माण में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली धातु। आप लोगों को पता है निर्माण विनिर्माण में सबसे ज्यादा लोहा ही आपका क्या होता है, प्रयोग में आता है। बहुमूल्य धातुएं आप जानते हो, सोना चांदी प्लैटिनम, जितना भी आपका डिवाइस वगैरह में काम करना हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाला हो, या जितने भी आपके क्या हैं, मतलब जितने भी आपके गैजेट्स वगैरह होते हैं वहां पे भी, और ऑर्नामेंट्स वगैरह और बहुत सारी चीजें बनाने में। मुद्रा धातुएं आपकी निकिल और तांबा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी किस पे टिकी हुई है बच्चों, टाइटेनियम पे। तो ये तो आपके क्या हो गए, कुछ तत्व ऐसे हो गए जिनकी हम बात करेंगे। वैसे डी ब्लॉक में टोटल कितने हैं बच्चों, 40 तत्व हैं। कितने हैं बच्चों, 40 तत्व हैं। चरम गुण क्या है बच्चों, सबसे अधिक घनत्व किसका है, ऑस्मियम। ऑस्मियम की बच्चों बात करेंगे तो ध्यान रखना, ऑस्मियम और इरिडियम, ऑस्मियम और इरिडियम दो ऐसे तत्व हैं जिनका घनत्व सबसे ज्यादा है। पूरे 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा घनत्व ऑस्मियम और इरिडियम का है। गलनांक की बात करें बच्चों, टंगस्टन, आप जानते हो कि जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है, जो ग्लो करता है, वो किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का बना होता है। सबसे ज्यादा जो आपका क्या होता है, गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है। और सबसे निम्न यानी कम गलनांक जो होता है वो बच्चों पारा का होता है, यानी Hg, ठीक है, मरकरी का। रेडियो एक्टिव तत्व बच्चों, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम टीसी को छोड़ के, यानी और सातवें आवर्त के तत्व, सातवें आवर्त के जितने भी तत्व हैं बच्चों वो सारे रेडियो एक्टिव हैं। और यहाँ पे कौन सा है, टेक्नीशियम है बच्चों। टेक्नीशियम और सातवें आवर्त के सारे तत्व आपके क्या हैं, रेडियो एक्टिव है। इतनी बातों का ध्यान रखना, ये सब आपके क्या होता है, MCQ वगैरह में आता है, यानी बहुविकल्पी वगैरह में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, जैविक महत्व क्या है बच्चों, जैविक महत्व क्या है इन तत्वों का। तो यहाँ देखें आयरन, आयरन बच्चों हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आप अगर बात करोगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक होता है, जो कंपाउंड होता है, जो आपका यौगिक होता है, वो आयरन का यौगिक होता है। और इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी आपके लंग्स से लेके आपके बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है। कोबाल्ट बच्चों, कोबाल्ट विटामिन B12 का केंद्रीय परमाणु है। विटामिन B12 जो है उसी का केंद्रीय परमाणु है। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के चयापचय के लिए काम करता है। यानी आपका भाई कहने का मतलब है उनको पाचन करना है, उनको डाइजेस्ट करना है, तो उसमें क्या काम करता है बच्चों, विटामिन B12 का काम करता है। मोलिब्डेनम और आयरन,
नाइट्रोजन एंजाइम के सक्रिय भाग का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में N2 को NH3 में बदलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि यहाँ पे मोलिब्डेनम और आयरन भी आपके बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन एंजाइम के सक्रिय भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है। तांबा और जस्ता की बात करें तो जैविक उत्प्रेरकों में आवश्यक होते हैं, यानी जितने भी एंजाइम होते हैं उन सारे उत्प्रेरकों में आपका तांबा और जस्ता यानी जिंक का काम पड़ता है। अन्य आवश्यक तत्वों में बच्चों आपका कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, वैनाडियम और क्रोमियम, ये आपके क्या है, विशेष तत्व हैं यानी आवश्यक तत्व हैं। पारा बच्चों क्या है, पारिस्थितिकी के लिए खतरा है। आपके इन्वायरमेंट यानी पारिस्थितिकी के लिए अगर देखा जाए तो पारा क्या है बच्चों, बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट है, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, ये बात ध्यान रहे। अब यहाँ पे बात करें बच्चों डी ब्लॉक तत्वों के पहली श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर आप लोग बात करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना सारी चीजें। आपको पता है स्कैंडियम होता है 21। स्कैंडियम क्या होता है बच्चों, 21 होता है। अब 21 होता है भाई, तो आप यहाँ देख पा रहे होगे, ठीक है, क्या कि 21 है तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, 3d4s2। आप इसमें बस ये बात ध्यान रखना, कौन सा ध्यान रखोगे भाई, जहां पे क्रोमियम आता है, क्रोमियम में आधा भरा हुआ आंशिक भरे हुए से ज्यादा स्टेबल होता है। आधा भरा हुआ आंशिक भरे हुए से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अस्थाई होता है। इस वजह से यहाँ पे 4s में एक ही और 3d में 5 हो जाते हैं। और एक बच्चों याद रखना, कौन सा, एक याद रखना कॉपर वाला, कि कॉपर 29 होता है ना, 29 होने के बाद यहाँ पे 3d9 4s2 होना चाहिए, बट 4s में से एक इलेक्ट्रॉन लेके d को दे देते हैं ताकि d का पूरा भर जाए। और रीजन यही देते हैं कि आंशिक भरे हुए से पूरा भरा हुआ आपका ज्यादा अस्थाई होता है, इसी वजह से ऐसा करते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन रट डालना बच्चों, बिना कॉन्फ़िगरेशन के काम आपका चलता नहीं है। ठीक है। आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को पीरियड वाइज लर्न कर लेना, बहुत ज्यादा मत रटना बच्चों, लेकिन कम से कम 2 सीरीज रट लेना। कौन सी, एक 3D सीरीज और एक 4D सीरीज। 3D और 4D दोनों सीरीज आप रट डालना बिल्कुल पीरियड के हिसाब से, कि जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ऐसे याद रख लेना, तभी काम बनेगा आपका। ठीक है। सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, अगर यहाँ आंतरिक कोर यानी इनर कोर की बात करें तो इनके इलेक्ट्रॉन एक आंतरिक कोर यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास में होते हैं। जैसे 3D वाले सारे किसके पास होते हैं, आर्गन के पास। 4D वाले सारे किसके पास होते हैं, क्रिप्टॉन के पास। 5D वाले सारे जिनान के पास। 6D वाले सारे रेडान के पास होते हैं। ठीक है। तो यानी आंतरिक कोर में तो ये भरे होते हैं, इसके अलावा आपका 3D और 4s में ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें बच्चों यहाँ पे तो n-1 d ऑर्बिटल धीरे धीरे n-d1 से लेके d10 तक क्या होता है, भरता है। प्रत्येक श्रृंखला में 10 तत्व होते हैं। आप पता है हर एक सीरीज में, हर एक श्रृंखला में 10 तत्व रहते हैं, और हर एक तत्व शुरू से भरता शुरू होता है, कहाँ से, d1 से भरता शुरू होना है, और यहाँ खत्म कहाँ होता है बच्चों, जब तक d10 नहीं हो जाता। बाहरी ns ऑर्बिटल, अधिकांश तत्वों का सबसे बाहरी ns ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ns1 विन्यास वाले अपवाद। अब बच्चों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब भी कॉन्फ़िगरेशन करना तो इन एलिमेंट्स को रट डालना। किसको किसको रट डालोगे, क्रोमियम को, कॉपर को, नियोबियम को, मोलोब्डेनम, र्यूथेनियम, रोधियम, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और रोटेंजियम। ठीक है। ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जहां 4s में सबके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके 4s में कितने होते हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैलेडियम के बच्चों ns ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैलेडियम के ns ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को रट डालोगे। कैसे रटोगे, कॉपर, क्रोमियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, र्यूथेनियम, रोधियम, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड और रोटेंशियम।
ठीक है। इनमें 4s में, यानी कहने का मतलब s में एक इलेक्ट्रॉन होता है और पैलेडियम में s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बस इतनी बात रख के ध्यान, कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है। अब बच्चों समूह 12 के तत्व, समूह 12 में 4 तत्व हैं बच्चों, कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। इनका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये संक्रमण धातुओं के समान गुण दिखाते हैं और एक तर्क संगत वर्गीकरण बनाए रखने के लिए इन्हें डी ब्लॉक में शामिल किया जाता है। ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं बच्चों, डी में, लेकिन इनका पूरा भरा हुआ होता है, आंशिक भरा नहीं है। ठीक है। तो ये संक्रमण के धातुओं के गुण दिखाते हैं, लेकिन हम इन्हें कंसीडर नहीं करते। समूह 3 के तत्व बच्चों हैं, कौन कौन से? समूह 3 के तत्वों की बात करोगे आप तो यहाँ पे कौन कौन है? स्कैंडियम है, इट्रियम है, लैंथेनम है और एक्टिनियम है। क्या क्या है? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम है। ये आपके 4 तत्व हैं बच्चों। इनका जो डी उपकोष आंशिक रूप से भरा हुआ है, इनका जो डी उपकोष है बच्चों, हर एक डी उपकोष इनका, यानी सारे एलिमेंट्स का, सारे तत्वों का एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें होता है डी में। ये संक्रमण धातुओं के विशेष गुण नहीं दिखाते, इनके यौगिक समरूप से निरायोजक, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन होते हैं, फिर भी इन्हें डी ब्लॉक श्रृंखला का सदस्य माना जाता है। इन्हें बच्चों संक्रमण जैसे क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि ये एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। जैसे स्कैंडियम बच्चों 3+ दिखाता है, और जब 3+ दिखाता है ना, तो डी में भी 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 4s में भी 0। अब आपको पता है कि भाई आंशिक भरा हुआ होना चाहिए, और डी में तो इसके 0 हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको संक्रमण तत्व में शामिल नहीं किया जाता, यानी किया जाता है क्योंकि सामान्य अवस्था में तो होता है, लेकिन किसी भी अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में ये पार्शियली फिल्ड, यानी कहने का मतलब है आंशिक भरा हुआ डी नहीं रखता। भाई एक अवस्था में रखता है, इसलिए इसे मान लेते हैं। लेकिन संक्रमण धातुओं के विशेष गुण इसीलिए नहीं दिखाता क्योंकि इसकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समूह आपका यहाँ पे 12 से भी पूछा जाएगा और समूह आपका कहाँ से? 3 से भी पूछा जाएगा। 3 से भी पूछा जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखोगे आप लोग। अब वर्गीकरण की बात कर लें। अविशिष्ट संक्रमण धातुएं, अविशिष्ट संक्रमण धातुओं की बात करूंगे, यानी स्पेशल की, तो वो आपका स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, यानी 3 का हो गया, और समूह 12 का हो गया जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम हो गया। विशिष्ट संक्रमण धातुओं में आपके कौन कौन से आएंगे बच्चों? यानी जो भी बिल्कुल टिपिकल है, ये आपके क्या है? संक्रमण धातुएं नहीं है पूरी तरह से, यानी टिपिकल संक्रमण धातुएं नहीं है ये। जो मैंने ग्रुप 3 और ग्रुप 12 की बात की है, जो आपके समूह यानी कौन से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 के तत्व हैं, ये आपके टिपिकल संक्रमण धातुएं हैं। ये क्या है? आपकी टिपिकल संक्रमण धातुएं हैं। अब यहाँ पे बच्चों कुछ विशिष्ट तथ्यों की बात की जाए, कुछ विशिष्ट तथ्यों की बात। हाँ, ये जितना कुछ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सब जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपके पास जब भी टाइम होगा नोट्स बना लेना, ये सारी चीजें एक जगह लिख लेना और रटते रहना भाई, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में, केस स्टडी वगैरह में आपको बहुत मिलेगा, ध्यान रहे। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली संक्रमण धातु जो है बच्चों, वो आयरन है। टेक्नीशियम दूसरी संक्रमण श्रृंखला में एक कृत्रिम मानव निर्मित तत्व है। पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें से कौन सा मानव निर्मित तत्व है, यानी कृत्रिम तत्व है, तो वो है बच्चों टेक्नीशियम। पारा यानी Hg एकमात्र संक्रमण धातु है जो सामान्य परिस्थितियों में भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। जितने भी आपके क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, सारी ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन केवल पारा यानी मरकरी को छोड़ के यही द्रव अवस्था में होती है। सबसे अधिक घनत्व वाले तत्व आपके ओस्मियम और इरिडियम है बच्चों, सबसे ज्यादा घनत्व है इनका। 6d श्रृंखला के सभी सदस्य रेडियो एक्टिव हैं, यानी एक्टिनियम एसी को छोड़कर परमाणु क्रमांक 104 से 112 तक के सभी तत्व कृत्रिम यानी मानव तत्व हैं। एक्टिनियम को छोड़ दो बच्चों, एक्टिनियम के अलावा जितने भी आपको दिखते हैं सारे आपके क्या हैं? संक्रमण तत्व तो हैं, लेकिन क्या है? कृत्रिम यानी मानव निर्मित तत्व हैं, यानी कहने का मतलब है रेडियो एक्टिव है।
रेडियो एक्टिव तो सारे हैं सातवें के, लेकिन एक्टिनियम को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सारे के सारे मानव निर्मित तत्व हैं जिन्हें हमने बनाया है, ठीक है, और टेक्नीशियम को भी बनाया है। इतनी बात समझ आ रही हो क्या आप लोगों को? चलो, धात्विक चरित्र क्या है बच्चों, इनका कैरेक्टर क्या है? सभी धातुएं हैं क्योंकि इनके सभी बाहरी कोश में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं की पहली ही कंडीशन होती है बच्चों कि इनके बाहरी कोश में, बाहरी आपके कोश में क्या हो, बहुत कम से कम इलेक्ट्रॉन हो। अब भाई जितने धातुएं होती हैं उनमें सबका गलनांक बहुत ज्यादा होता है और क्वथनांक भी ज्यादा होता है। उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी तांबा चांदी सोना उत्कृष्ट है। सुचालक मतलब आप लोग जानते हो, जो धाराओं, विद्युत धारा को बहने देते हैं, चलने देते हैं, ठीक है। कठोर, आघातवर्ध और तन्य, यानी द्रव है मर्म नहीं, यानी कहने का मतलब है कठोर मतलब भाई कि हार्डनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, दबाओगे दबेगा नहीं। आघातवर्ध का मतलब होता है कि जब हम इसे पीटेंगे तो ये पतली पन्नी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पन्नी में बदल जाएगा बिना टूटे फूटे। तन्य का मतलब होता है बच्चों तन्यता। तन्यता का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप इसे खींचोगे तो तार में बदल जाएगा, और बहुत लंबे लंबे तारों में हम इसे बदल सकते हैं बिना टूटे। सारी चीजों को आप तारों में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो उच्च घनत्व, धात्विक चमक और परमाणुकरण की उच्च एंथैल्पी, यानी बच्चों यहाँ पे उच्च घनत्व होता है बच्चों, धातुएं बहुत ज्यादा घनत्व होती हैं, बहुत ज्यादा डेंसर होती हैं। और धात्विक चमक होती है बच्चों, हर एक एलिमेंट में चमक नहीं होती है, लेकिन धातुओं में एक विशेष चमक होती है। और यहाँ पे परमाणुकरण का मतलब है बच्चों कि जितनी भी धातुएं होती हैं ठोस अवस्था में वो बहुत ही स्ट्रांगली पैक होती हैं। पैक का मतलब कि बधी होती हैं एक दूसरे से, और जब बधी होती हैं उन सारे परमाणुओं को फ्री करने को ही हम परमाणुकरण बोलते हैं। तो परमाणुकरण इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी परमाणुकरण करने के लिए, उन सारे परमाणुओं को फ्री करने के लिए वहाँ से, ठीक है, स्वतंत्र करने के लिए बहुत ज़्यादा एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? तो धातुओं की ये चार क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनके कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टल संरचनाएं बच्चों क्या होता है, सॉलिड स्टेट जो होता है यानी ठोस अवस्था जो होती है उसमें धातुओं का जो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो व्यवस्था होती है इनकी वो बहुत अलग अलग होती है। तो फल केंद्रित घन होता है, षटकोणीय निकटतम संकुलन होता है, अंतः केंद्रित घन होता है। ये सब तो आप ठोस अवस्था पढ़ते तो ये सब आप पढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है खास आपको, ठीक है। आबंधन, तात्विक धात्विक आबंध की बात करें यहाँ पे तो सबसे बाहरी कोश में एक दो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। बच्चों क्या होता है कि जो आपके क्या होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, ये दो तरह के आबंध बनाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, दो तरह के आबंध बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये आपका ससंयोजक आबंध भी बनाते हैं बच्चों, और ये आपके क्या बनाते हैं, धात्विक आबंध भी बनाते हैं, यानी दोनों आबंध बनाते हैं, धात्विक आबंध भी और सहसंयोजक आबंध भी बनाते हैं। कैसे ऐसा होता है, आप ध्यान देना, जितने भी एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी एक और दो, अगर ये केवल आपका क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, तो ये कैसे बनाएंगे बच्चों, धात्विक आबंध बनाएंगे। धात्विक आबंध इसलिए बनाएंगे क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम ही ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो जो एस के आपके इलेक्ट्रॉन होंगे एस ऑर्बिटल के यानी एस उपकोष के, उसमें आपका क्या होगा, जब वो केवल आपका बंध बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, धात्विक। लेकिन जब बच्चों आपका डी भी उसमें शामिल हो जाएगा, हाँ बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, तो यही बता रहा था मैं आपको कि जब डी भी उसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा बंध बनाने में, डी के इलेक्ट्रॉन भी शामिल होने लगेंगे, तो यहाँ पे सहसंयोजक आबंध बनने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, इनके बीच में शेयर होने लगेगा, और जब शेयर होने लगेगा तो क्या बनता है, सहसंयोजक आबंध बनता है। अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अधिक सहसंयोजक बंध और अधिक बंधन सामर्थ्य। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका बहुत साफ सा मतलब है कि जिस भी तत्व का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो करके देखना, जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित का मतलब है बच्चों अनपेयर्ड, जिनमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे क्रोमियम है बच्चों, ये होता है 24,
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद आपका आएगा 4s1 और 3d आता है क्या 5। अब यहाँ पे 4s1 और 3d 5 आता है। 4s में बच्चों केवल एक इलेक्ट्रॉन है और d में बच्चों कितना है, d में आपके हैं 5 इलेक्ट्रॉन। टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी हो गई, 6 हो गई। यानी जहां केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड नहीं होंगे, उन्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, अनपेयर्ड बोलते हैं। तो जितना ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपके बंध बनेंगे। यानी संयोजक बंध कितने बनेंगे ये इसी बात से पता चलता है कि उस तत्व के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिस तत्व के पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा सहसंयोजक बंध बनाता है, और जो सबसे ज्यादा सहसंयोजक बंध बनाता है बच्चों, उसका बंधन सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है, यानी उसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे आंसर इस बात से दिए जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ये बात आपको ध्यान रखना है। कठोरता और भंगुरता सहसंयोजक आबंधन के कारण होती है। अगर कोई आपसे ये कह दे बच्चों कि पारा, जिंक, ये सब क्या होते हैं, बहुत कठोर धातुएं नहीं है, इनका गलनांक कम होता है, और जबकि बीच वाले जितने भी आपके तत्व हैं उनका गलनांक ज्यादा होता है, तो आप साफ साफ शब्दों में एक ही आंसर देना कि जो बीच में आने वाले संक्रमण तत्व हैं इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। जिनके पास बहुत कम होगी वो बहुत कम आपके क्या बनाएंगे, सहसंयोजक आबंध बनाएंगे, और जहां पे सहसंयोजक आबंधन क्या होगा, कम होगा, उनकी कठोरता क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। समझ गए आप लोग, इतनी बात समझ आ गई होगी। एक आंसर यहां से दिया जा सकता है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कठोर धातुएं क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन है बच्चों। अगर आप देखो तो क्रोमियम जो आपका समूह है, क्रोमियम समूह में आने वाले सारे तत्वों के पास सबसे ज्यादा आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही एक ऐसा समूह है जिसके पास सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी आपका कौन सा समूह बच्चों, क्रोमियम वाला। कौन सा समूह, क्रोमियम वाला, यानी छठा समूह। छठे समूह में आपके 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा आपका क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है जिसके पास इतने आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। इसी वजह से बच्चों इनका जो कठोरता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मृदु धातुएं यानी जिनका सबसे कम कठोरता होती है वो होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। इनमें कोई अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो यहाँ पे प्रवृत्ति की बात करें तो कह रहा है एक समूह में नीचे जाने पर धात्विक चरित्र बढ़ता है। किसी समूह में अगर बच्चों ऊपर से नीचे तक तरफ जाओगे आप तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, धात्विक चरित्र आपका क्या होता है, बढ़ता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। और अगर इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितना भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट यानी डी ब्लॉक तत्व की जरूरी बातें थी वो सारी सिखा दी हैं। और इन सब में से बच्चों क्या आती है, केस स्टडी आती है। सब में से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे से इन्हें रिवाइज कर लेना और रट डालना, ठीक है। अगली क्लास में जब आप लोग आओगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो जो मैंने आप लोगों को सिखाया आज, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल आप आराम आराम से करते रहो, इस चैप्टर को बहुत आसान बना के मैं खत्म करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में जो हमारे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं ढेर सारी, जैसे परमाणु त्रिज्या हो गई, आयनन त्रिज्या हो गई, आयनन ऊर्जा हो गई, ठीक है, इनसे रिलेटेड सारी चीजें कवर करूंगा और वो पोर्शन तो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए सारी चीजें रिवाइज करके और साथ साथ तैयार करते हुए चलो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।